काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 5। तुम बात तो करो मियाँ जी, हम का कर लेंगे ये तो बाद में ही मालूम होगा। उसने कहा, क्या बात करूं? हमारा काम करोगे? देखो मियाँ जी, तुम्हार रास्ता कोई ना रोकेगा। तुम वहां जा सको हो जहां हमें जाना है। आंखें बंद करके चढ़ते चले जाना फागन द्वार, और फिर हमें वहां रख देना, और उसके बाद देखना मजा जिंदगी का। मगर वो पाक मज़ार है और तू गंदा हामिल। अब भी पाक नापाक के चक्कर में पड़े हो। मर्जी है तोहार। सुन कमीने गलीज़ साधु, मेरे साथ जो कुछ हुआ है वही इतना है। मैं अब दुनिया से बेजार हो गया हूँ। यकीनन मेरे गुनाह इतने होंगे कि मेरी ये इंतहा हुई। अब इस आखिरी वक्त में मैं तेरे सामने ये नापाक इकरार करके अपना ईमान खोना नहीं चाहता। मौत मेरे सामने है। अब मुझे किसी और चीज़ से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थूकता हूँ तुझ पर। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, जिंदा तो तुम्हें रहना है मियाँ जी। मैं समझता था कि कस पल निकल गए होंगे मौत को सामने देखकर, और होश आ गया होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी। एक दफा में मर गए तो का फायदा। मजा तो जब है कि बार बार मरो। उस समय तक मरते रहो जब तक हमारा काम करने के लिए तैयार ना हो जाओ। संतरी बार बार चौंक कर मुझे देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि शायद मैं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे मुखातिब नहीं था। आखिरी अल्फाज के बाद मैं खामोश हो गया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। बिलाखिर मुझे जेल के फांसी घाट पहुंचा दिया गया। अजीब सी जगह बनी हुई थी। मुझे सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचाया गया और फिर मेरी आंखों पर कपड़ा चढ़ा दिया गया। मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर सभी वहां मौजूद थे। अजीब पुरस्कार माहौल था। माहौल के साथ मुझ पर भी सकूत तारी था। और फिर जल्लाद ने आकर मेरी गर्दन में फंदा फिट कर दिया। और फिर अचानक ही वो कुछ हुआ जिसे शायद इंसानी अक्ल तस्लीम करने से इनकार कर दे। मुझे अपने पैरों तले ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। फिर यूं लगा जैसे कोई नर्म चीज़ मेरे पैरों के नीचे आ गई हो और किसी ने मुझे नीचे गिरने से रोक लिया हो। फिर एक धुआं सा मेरे ऊपर छा गया और दो हाथों ने मेरी गर्दन से फंदा निकाल लिया। अजीब सा शोर सुनाई दिया। भाग दौड़ होने लगी। इसी दौरान किसी नादीदा हाथ ने मेरी कलाई पकड़ी और दौड़ने लगा। मैं बेइख्तियार कदम उठा रहा था, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मैं घसीट रहा था। फिर जेल का दरवाज़ा नजर आया और फिर दरवाजे पर खड़े संतरी इधर उधर लुढ़क गए। उनके हाथों से बंदूकें गिर गई थीं और इसके बाद किसी ने मुझे उठाकर एक मोटी सी शाख पर बिठा दिया। मेरा सांस फूल रहा था, हालत ख़राब हो रही थी। फिर अचानक मेरे सर से कोई चीज़ लगी। ये दो पाँव थे जो लंबे होते जा रहे थे। फिर वो पाँव उसी शाख से आ टिके जिस पर मैं बैठा हुआ था, और उसके बाद एक जिस्म भी शाख पर आ गया। ये कहना बेकार है कि मैं उसे पहचानता था। वही मनहूस चेहरा मेरे सामने था और वही शैतानी मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। कैसी रही मियाँ जी? बच गए फांसी से तुम? मेरी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई थी। पूरा जिस्म लरज रहा था। ये सब कुछ ख्वाब नहीं था। जिंदगी खत्म हो गई थी मेरी और ये सब कुछ हो गया। पूरे हवास के आलम में हूँ और बच गया हूँ। मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। और अब आगे तुम्हें बचना है मियाँ जी। फांसी देने वाले मुसीबत में पड़ गए हैं। सारी जेल में तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जाओगे उनके पास? साधु के सवाल पर मैं खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर रह गया। उसने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, तुहार घर वाले तुहार लाश लेने आए हैं। सारे क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर लिया है इन्होंने। सुनो मियाँ जी, और कुछ नहीं कहेंगे तुमसे। हमें तो केवल इतना ही कहना है कि एक दिन तुम्हें हमरा ये काम करना पड़ेगा। खुद ही आओगे चलकर हमरे पास। हमसे रो रो कर कहोगे, महाराज हम तुम्हें फागन के द्वार पहुंचा देते हैं, आओ हमरे साथ चलो। जब तक तुम हमरा ये काम ना करोगे, ऐसे ही दर बदर फिरते रहोगे। जहाँ जाओगे मुसीबत तुम्हार साथ होगी, जहाँ टिकोगे वहाँ भी मुसीबत में फंस जाओगे। कोई भी तुम्हें साथ रखने को तैयार ना होगा। सब तुमसे पनाह मांगेंगे,
और पनाह पता है तुम्हें कहाँ मिलेगी? हमरे पास आकर, हमरा काम करके। का समझे? हमरा काम ही था कि हम तुहार जान बचाकर यहाँ तक ले आए। अब रोशनी में नीचे उतरे तो धर लिए जाओगे। रात को उतरना और घर चले जाना और फिर सोचना। का समझे? अपनी बात पूरी करते ही वो हंसता हुआ अचानक मेरे सामने से गायब हो गया। मैं पथराया हुआ था, मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। मुझे अपना बदन अपना लगता ही ना था और अब अपना वजूद अपना था भी नहीं। मुझे तो सजाए मौत हो चुकी थी। जेल की दुनिया में भी ये अपनी नौयत का पहला ही वाकया होगा। इससे पहले भला ऐसा कहाँ हुआ होगा? मगर कुछ एहसास तो दूसरे लोगों को भी होगा। अब तो यकीनन सोचा जाएगा कि मैं बेगुनाह था और किसी पुरस्कार जाल में फंसा हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ये कैसे होता? जमीरुद्दीन साहब ने जो हवाले दिए थे मगर लेकिन वकील सरकार ने उन बातों का खूब मजाक उड़ाया था। जमीरुद्दीन साहब के बारे में नाजेबा जुमले अदा किए गए थे और कहा गया था, दूसरा कत्ल सिर्फ इसलिए किया गया है जनाबे वाला कि मुल्जिम खुद को दिमागी मरीज जाहिर करना चाहता है। इसने सिर्फ इस बात का यकीन दिलाने के लिए एक और इंसान की जान ले ली। ये बेरहम और शफाक है, इसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा सुनाई जाए। ठीक है वकील साहब, इसका यकीन मैं आपको जरूर दिलाऊंगा, मैंने दिल में कहा। दिलो दिमाग अजीब कैफियत का शिकार थे। बड़ी मजे का खेज कैफियत पैदा हो गई थी। खौफ था कि नीचे उतरा तो न जाने क्या हो। जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। ठंडी सांस लेकर उधर देखा जहां बेचारे मामू रियाज मेरे छोटे भाई और पड़ोस की मस्जिद के पेश इमाम और मजीद 2 अफराद के साथ खड़े हुए थे। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि दरख्त से नीचे कूदूं और दौड़ता हुआ उनके पास पहुंच जाऊं और उन्हें बताऊं कि मैं जिंदा हूं, मगर हिम्मत न हो सकी थी। फिर कुछ सिपाही जेल से बाहर आए और मामू रियाज को बुलाकर अंदर ले गए। कोई आधे घंटे के बाद मामू साहब वापस आए। उनकी शक्ल पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। सब लोग कुछ ही देर के बाद वापस चले गए। मुझे तो अब पूरा दिन यहाँ गुजारना था। हैरान परेशान दरख्त पर बैठा रहा। दिन को 12 बजे के करीब एक बार फिर मैंने मामू रियाज को देखा। उस वक्त वालिद साहब, वालदा साहिबा, भाई और बहन भी साथ थे। वालिदा को बहुत दिन के बाद देखा था। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर जज्बात से काम नहीं लिया जा सकता था। सब्र किया। वो लोग अंदर चले गए और काफी देर के बाद बाहर आए और फिर वापस घर रवाना हो गए। मेरा तमाम दिन भूखे प्यासे गुजरा था। फिर जब खूब तारीकी फैल गई तो मैं नीचे उतरा और तेजी से एक जानिब चल पड़ा। घर का रुख भूल कर भी नहीं कर सकता था। जानता था कि कानून आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। और फिर साधु के अल्फाज भी याद थे, घर वाले तो सब्र कर ही लेंगे, मगर मैं उन्हें अपनी नहूसतों का शिकार नहीं करना चाहता था। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ ठिकाना है मेरा? दिलो दिमाग खौफ के जेर असर थे। कुव्वत फैसला साथ छोड़ चुकी थी। शहर इतना अजनबी नहीं था, लेकिन इस वक्त यूं लग रहा था जैसे पूरी कायनात में कोई शनासा ना हो। इंसानी शक्ल में नजर आने वाला हर वजूद मुझे अपना दुश्मन महसूस हो रहा था। मौत मेरी ताक में एक चील की तरह और जिंदगी एक कमजोर और बेबस चिड़िया की मानिंद जो परवाज के काबिल ना हो और महज जीने की आरज़ू में फड़फड़ा रही हो। ऐसी कौन सी जगह है जो मेरी पनाहगाह बन जाए? मेरी निगाहें हर साए में पनाह ढूंढ रही थीं, मगर हर साया खौफ का साया था। कदम किस तरफ ले जा रहे थे अंदाजा भी नहीं हो रहा था। फिर शायद गैब से रहनुमाई हुई। रेल की सीटी की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई कानों से आ टकराई थी और मेरे चलते कदम रुक गए थे। रेल? हाँ, एक रास्ता ये भी है। कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन है। क्यों ना इस शहर से ही निकल जाया जाए? हो सकता है यहाँ से दूर जाकर जिंदगी की आस बंधे। कदम इस उम्मीद पर फिर आगे बढ़े और रफ्तार तेज हो गई। दिमाग पर नींद जैसी कैफियत तारी थी। इसी आलम में स्टेशन पहुंचा। बहुत सी चीज़ों का एहसास भी ना हो सका। बस रेल के आगे बढ़ने के झटके से मेरी आंख खुल गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द के मनाजिर देखने लगा। खिड़की से बाहर रोशनियां रेंग रही थीं। डिब्बे के अंदर मध्यम बल्ब की रोशनी उन मुसाफिरों को नुमाया कर रही थी जो कहीं दूर से आ रहे थे और दूर जा रहे थे। वो सब के सब मेरी तरह नींद के सहर में डूबे हुए। न जाने मैं कैसे इनके दरमियान आया था और इन्होंने उस वक्त मुझे कैसी निगाहों से देखा था। रोशनियों के दौड़ने की रफ्तार तेज हो गई। यूं लगता था जैसे उन्हें अंधेरे का खौफ हो।
और वो इससे जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। कुछ ही लम्हों के बाद खिड़कियों से बाहर मौजूद तमाम रोशनियों को स्याह अंधेरा खा गया था। अब बाहर घोर तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर अपनी आंखें बंद कर ली। जो ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गईं। कोशिश के बावजूद आंखें ना खुल सकीं। जहन ने सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जिद्दोजहद की और उसके हुसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये इनायत उस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले के शहंशाह ने तारीकियों को मलिया मेट ना कर दिया। बाहर रोशनी दौड़ रही थी, लोग जाग गए और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफर तय हो चुका था और मैं न जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरसुकून जिंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों का फल पा रहा हूँ। मैं फितरत से इनहिराफ का मुजरिम हूँ। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहाँ छोड़ेगा? उसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक मुजरिम हूँ जो फांसी के तख्ते से उतर भागा है। न जाने कानून के रखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाब पैदा किया होगा। लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस ना जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब एक यही गम रहेगा उन्हें कि मैं उनके दरमियान नहीं हूँ। दफतन मुझे एक ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और बगैर टिकट के हूँ। रात तो बहरहाल गुजर गई थी। सुबह को टिकट चेकर ज़रूर आएगा और इस वक्त मेरे पास टिकट बनवाने के पैसे भी नहीं हैं। नतीजे में मुझे यकीनन पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहाँ ये भी इंकिशाफ हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूँ। ओह, पहले इस अंदाज में नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा था कि इसका क्या हल हो सकता है। सिर्फ एक ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूँ, लेकिन चलती ट्रेन से तो नहीं उतरा जा सकता। ओह, जल्दी कोई स्टेशन आ जाए। अभी सही तौर पर सुबह नहीं हुई थी। स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। जगह कोई भी हो, मुझे क्या लेना है, बस सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। यही सोचकर मैं उम्मीद भरी निगाहों से बाहर देखने लगा। शायद वो कबूलियत का वक्त था। दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नजर आ रहे थे और कुछ ही देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई। स्टेशन आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, बेसब्री से ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर आमिलपुर का बोर्ड नजर आया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ उतरना मेरे लिए क्या बुरा था। जो ही ट्रेन रुकी मैं जल्दी से नीचे उतर गया। अभी प्लेटफॉर्म पर कदम रखे ही थे कि अक़ब से कोई मेरे पास आया और मुझे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ। मेरा रंग पीला पड़ गया। तभी एक सरगोशी उभरी। सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी, लेकिन हालत बेहद ख़राब हो गई थी। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार नुस्वानी चेहरा। खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी स्याह और बड़ी बड़ी थीं, रंग सफ़ेद। एक अजीब सा पुरकशिश चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी क़ुव्वत गोयाई गोया ख़त्म हो गई थी। उन खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज जिसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम ज़रूर वापस आ जाओगे मेरे बच्चे। गलतियाँ माफ़ भी कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे थे, हम लोग उन्हें स्टेशन लेने आए थे। देखो, वो सारे लोग बाबा जान को उतार रहे हैं। खातून ने हाथ से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर बोली, उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि हमें दोहरी खुशी मिल रही है। खातून की आवाज़ रुंध गई थी। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज़ न जाने कहाँ गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज आओ, बराए करम आओ। अब्बा जान बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसा अंदाज था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ साथ आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे साथ लिए हुए उस जगह पहुंच गईं जहां सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मोअम्मर बुजुर्ग एक एक को गले से लिपटा रहे थे। रेहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में मोअम्मर खातून आगे बढ़ी और उसी वक्त वो सब मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई,
सरफराज भाई। और इसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमलावर हो गए। मैं भला उन सब से मुकाबला कैसे कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलत फहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला कौन सुनने वाला था? एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मोहम्मद बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा और फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगाया। तो सरफराज मियाँ, तुम आखिर आ ही गए। बहुत ही अच्छा फैसला किया बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। अक्ल खोपड़ी से 2 फुट ऊंची उठ चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मोहम्मद खातून ने उन सबको रोका और बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की जरूरत नहीं है, आओ घर चलें। चलो घर चलो। मगर ये सरफराज भाई, ये इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो। मोहम्मद खातून ने उस दूसरी लड़की के सवाल के जवाब में कहा। जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था, उन्हें तो ये सब भूल ही गए। मेरे ही गिर्द मजमा लग गया था। अजीब अजीब बातें की जा रही थी मेरे बारे में। ये सब के सब मुझे सरफराज समझ रहे थे। न जाने क्यों इन्हें इस वक्त शदीद गलतफहमी हुई थी, लेकिन मेरे हक में फिल वक्त ये बेहतर था, क्योंकि इस गौल में मैं बआसानी स्टेशन के गेट से बाहर निकल आया था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, उसने गिनती भी नहीं की। बहरहाल एक तरह से मुझे आर्जी तौर पर यह सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मोहम्मद खातून को अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन मोहम्मद खातून ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया था और उन बुजुर्ग से बातें करने लगी थीं जो कहीं से आए थे। बाद में मैंने उन लड़कों और लड़कियों को समझाना चाहा। सुनिए भाई साहब, मैंने एक नौजवान को मुखातिब किया और वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा और फिर बोला, आपसे तो ऐसी कुश्तियाँ होंगी कि पटखियों पे पटखियाँ दी जाएंगी। सरफराज भाई, आपने हम सबको जिंदा दरगोर कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों पर क्या गुजर चुकी है। देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो क्या यही कहेंगे, घर नहीं चलना है? सुनिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं सरफराज नहीं हूँ। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। बाद में आप लोग मुझे इल्ज़ाम मत दीजिएगा। सुना नादिया, ये सरफराज नहीं है। इनकी तो ऐसी की तैसी, इन्हें तो 10 बार सरफराज बनना पड़ेगा। चलिए जल्दी जल्दी शराफत से, वरना मैं लड़की बहुत बुरी हूँ। एक खूबसूरत सी लड़की ने बेतकल्लुफी से कहा और आस्तीनें चढ़ाने लगी। उसकी इस बात पर सभी लोग हंसने लगे थे और मैं ठंडी सांस भरकर खामोश हो गया। वाकई सरे बाजार अपने आप की इस शिद्दत से तरदीद करना इस वक्त नुकसानदेह भी हो सकता था। बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां आई हुई थी। गौले बयाबानी इन गाड़ियों में भरने लगा। फिर उसी लड़की ने, जिसका नाम नादिया लिया गया था, एक नौजवान से कहा, आपने इनके अल्फाज सुन लिए शाकिर भाई? जरा होशियार रहिएगा, खतरा है। फिक्र ना करें, 400 मीटर तक तो मैं इन्हें आगे चलने नहीं दूंगा। उसके बाद भी अगर ये दौड़ते रहे तो फिर देखा जाएगा। जिस शख्स का शाकिर करके नाम पुकारा गया था उसने कहा, और उसकी इस बात पर एक बार फिर सब हंसने लगे। इस दौरान में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। इन सबको ऐसी शदीद गलतफहमी हुई थी कि मैं खुद भी हैरान था, लेकिन इस गलतफहमी से मुझे कोई खुशी नहीं थी। कोई दूसरा मौका होता तो अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि इस गलतफहमी से लुत्फानंदोज ना होता, लेकिन मुझ पर तो जिंदगी ही कठिन हो गई थी। मैं तो मुसीबतों का मारा था। भला इस माहौल से, इन अल्फाज से क्या लुत्फानंदोज होता? बस दिल था कि मारे दर्द के फटा जा रहा था और जहन तरह तरह के ख्यालात का शिकार हो रहा था। गाड़ियां एक एक करके जिस इमारत में दाखिल हुई, उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि निहायत खुशहाल लोग हैं और बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक हैं। हाँ, काश इन लोगों से वाकई मेरा कोई ताल्लुक होता। चाहता तो झूठ बोलकर उनके दरमियान अपने लिए जगह बना सकता था, लेकिन अब दिल ये भी गवारा नहीं कर रहा था और अब मैं झूठ बोलकर एक और गुनाह नहीं करना चाहता था। वैसे ही जिंदगी बुरी तरह गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी और उसका पूरा पूरा सिला मैं भुगत रहा था। सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।